हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम ग्रंथि की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और ग्लैंड्स या ग्रंथि की यदि हम बात करें तो इसके तीसरे प्रकार में हम पहुंचते हैं जिसे कहा जाता है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड या इसे अपन कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। यदि आपको याद हो तो जब अपन ने वीडियो की शुरुआत की थी तभी अपन इस पे बात करे थे कि ग्रंथि तीन प्रकार की होती हैं। एंडोक्राइन अंतःस्त्रावी ग्रंथि जिनसे केवल हार्मोन्स निकलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य स्त्रावी ग्रंथि जिनसे केवल एंजाइम निकलते हैं, और मिश्रित ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि मिक्स ग्लैंड ऐसी जिनसे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन अपन पढ़ चुके हैं, आज अपन पढ़ेंगे मिक्स ग्लैंड या जिसे अपन कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। यदि हम बात करें तो हमारे शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि है ये है पैनक्रियास, इसे अपन कहते हैं अग्नाशय। ठीक, अब यदि अपन पैनक्रियास या अग्नाशय की बात करें तो इसकी लोकेशन कहां होती है, तो ये हमारे शरीर में हमारे स्टमक या अमाशय के नीचे, ये हमारे स्टमक या अमाशय के नीचे पाया जाने वाला हिस्सा होता है। पैनक्रियास अग्नाशय कहां पर होता है, स्टमक अमाशय के नीचे। ठीक, अब यदि अपन बात करें मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड की तो कभी कभी पैनक्रियास या अग्नाशय के लिए एक टर्म यूज होता है। इस अग्नाशय को कहा जाता है हिट्रोग्लैंड। मतलब आप ये समझ लो कि जो मिक्स ग्लैंड है ना जिससे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकल रहे हैं, उस मिक्स ग्लैंड के लिए एक टर्म यूज हो जाता है जिसे अपन कहते हैं हिट्रोग्लैंड। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमारे शरीर में हिट्रोग्लैंड का एक एग्जांपल है जो क्या है, पैनक्रियास। ठीक, लोकेशन आप इसकी समझ गए। कभी कभी पेपर में आता है कि पैनक्रियास का आकार क्या है, तो उसमें आपको आंसर ढूंढना है सी शेप। पैनक्रियास या अग्नाशय का आकार कैसा होता है, सी शेप होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल है ये, इसमें जो हार्मोन्स या जो टर्म आएंगे वो सब अपन डेली लाइफ में सुनते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं, सिंपल। ठीक, चलिए समझेंगे। यदि अपन बात करें पैनक्रियास की तो इसे मिश्रित ग्रंथि कहने का कारण है कि इस मिश्रित ग्रंथि से निकलते हैं एंजाइम और इसी मिश्रित ग्रंथि से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स। ठीक, इसलिए तो मिश्रित ग्रंथि है, एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकल रहे हैं। यदि अपन एंजाइम की बात करें तो अपन जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र, तो वहां अपन ने इसको डिटेल में पढ़ा था। मैं बस थोड़ा सा आपको उससे ऐसा एक आइडिया हो जाए आपको, ऐसा मैं समझा देता हूं। जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में होता है तो उसके डाइजेशन या पाचन के लिए पैनक्रियास या अग्नाशय से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशय से निकलता है जिसे कहा जाता है अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस। ये जो पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस होता है, इस अग्नाशय रस में होते हैं तीन एंजाइम। पहला कहलाता है लाइपेज, दूसरा कहलाता है एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, और तीसरा हार्मोन कहलाता है ट्रिप्सिन। ये तीनों हार्मोन, ये तीनों क्या होते हैं, एंजाइम। हार्मोन में अभी चलेंगे। ये तीनों एंजाइम है जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस में होते हैं। लाइपेज एंजाइम कहीं भी आ जाए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। लाइपेज मतलब लिपिड, लिपिड मतलब वसा,
तो ये जो लाइपेज है ये क्या करेगा, ये करेगा डाइजेशन ऑफ फैट, वसा का पाचन। और डाइजेशन ऑफ फैट अपन को पता है कि इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे शरीर में जो फैट या वसा है ये बदल जाएगा किसमें, फैटी एसिड। फैटी एसिड प्लस कुछ क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ठीक है। यदि अपन बात करें एमाइलेज की, तो एमाइलेज जो है ये हमारे शरीर में करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और अपन को पता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो क्या होगा, किसी भी प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट होगा जो हम खाने में लेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट आखिरी में बदल जाएगा ग्लूकोज में। ठीक। और ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन जो है ये करता है प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, या ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। और अपन को पता है जब प्रोटीन का पाचन होगा तो ये जो प्रोटीन है ये टूटता है किसमें, एमिनो एसिड में। ये सब डिटेल से अपन पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, बस आपको आइडिया रहे इसलिए मैंने ये बता दिया। जब हमारे शरीर में खाना स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत पर होता है, और जितने भी उसमें जूस आके मिलना था, चाहे वो लीवर से बाइल जूस आना था या जो भी, सब आके अपना अपना काम कर लेते हैं। बिल्कुल आखिरी में लास्ट में निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस। उस अग्नाशय रस में ये तीनों एंजाइम होते हैं जो इन सभी काम को करते हैं। कि भैया लाइपेज ने देख लिया कि आखिरी में कोई बचा हुआ वसा या फैट, उसका पाचन कर दो। एमाइलेज ने देखा कि भैया कोई कार्बोहाइड्रेट बच गया, उसका पाचन कर दो। और ट्रिप्सिन ने देखा कि कोई प्रोटीन बच गया है तो उसका पाचन कर दो। बिल्कुल आखिरी में आकर ये हमारे शरीर में पाचन करते हैं। इसीलिए पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस, या इसे अपन कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ये जब निकलता है तो आखिरी में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। तो ये हो गए एंजाइम जो निकलते हैं किससे, पैनक्रियास से। अब अपन कहानी चालू करेंगे पैनक्रियास या अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन्स की। तो उस कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब अपन हार्मोन्स पढ़ते हैं। हार्मोन्स में तो खैर दिक्कत नहीं है, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जिसके नाम आप सुने हुए, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए हार्मोन के एंगल से देखते हैं। यदि हम बात करें पैनक्रियास की, या हम बात करते हैं अग्नाशय, ठीक, तो ये जो अग्नाशय है इसमें एक भाग पाया जाता है पर्टिकुलर, जिसे कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हिंदी में इन्हें अपन कहते हैं लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। साइंटिस्ट का नाम है लैंगरहैंस, से तो आप समझ ही गए होंगे। अपना जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास ये जो अग्नाशय वाला अपना हिस्सा है, इस पैनक्रियास या अग्नाशय में स्पेसिफिक टाइप की बहुत सारी जो है कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। ये जो कोशिकाओं का समूह है इन्हें अपन कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो होती हैं हमारे पैनक्रियास या अग्नाशय। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां होती हैं, तो अग्नाशय में होती। ऐसा नहीं है कि तो मैंने समझाने के लिए कोशिका बनाया,
पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके बाहर की तरफ अलग सेल है, बीच में अलग सेल है, फिर अंदर जाएंगे तो और अलग सेल होती है, तो वैसा होता है। ठीक, तो इस पैंक्रियास में बहुत सारी सेल तो है, लेकिन इसमें से अपन को जो 3 मुख्य सेल पढ़ना है उनकी अपन बात करते हैं। पहली कहलाती है अल्फा सेल, अल्फा बीटा गामा वाला अल्फा सेल। दूसरी जो है ये कहलाती है बीटा सेल। अल्फा बीटा तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया तीसरी जो है ये गामा ही होगी, तो ऐसा नहीं। तीसरी जो सेल है उसे कहा जाता है डेल्टा सेल। ये इसका सिंबल है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसे अपन कहते हैं डेल्टा सेल। तो हमारे अग्नाशय की आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अब इनसे निकलने वाले अपन हार्मोन की बात करें तो जो अल्फा सेल है, इस अल्फा सेल से निकलने वाले हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। इसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा सेल की यदि बात करें तो बीटा सेल को तो जो हार्मोन है उसको आप बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे, ये है इंसुलिन। सुना है नाम इंसुलिन, सभी ने सुना होगा। इंसुलिन निकलता है कहां से? बीटा सेल से। और यदि अपन डेल्टा सेल की बात करें तो इससे निकलता है सोमैटोस्टैटिन। यदि किसी को कल की वीडियो याद हो तो कल की वीडियो में भी अपन ने सोमैटोस्टैटिन पढ़ा है, पर वो सोमैटोस्टैटिन कहां से निकलता था? हाइपोथैलेमस से। ये सोमैटोस्टैटिन कहां से निकल रहा है? हमारे पैंक्रियास से। तो 3 एंजाइम होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, और 3 हार्मोन होते हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। अब एक एक करके अपन इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्लूकागोन से। एक सिंपल है, काम बहुत सरल है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, सब सरल है इसमें। ठीक, यदि अपन बात करें ग्लूकागोन की, ग्लूकागोन, तो पहली बात तो याद रख लो, ग्लूकागोन हार्मोन है जो निकलता है पैंक्रियास की अल्फा सेल से। ये जो हार्मोन है ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल या जिसे अपन कहेंगे शर्करा का स्तर, शुगर लेवल या शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है या क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा जब ब्लड में शुगर की आवश्यकता होगी तो ये क्या करता है? उस काम के लिए ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। अब इस शुगर के लेवल को बढ़ाने के लिए शुगर कहां से लाएगा? हमारे शरीर में, आपको लीवर वाला टॉपिक यदि याद हो तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज आकर भोजन के रूप में संचित या स्टोर होता है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोजन। याद होगा शायद, जो खाना हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है उसे अपन कहते हैं ग्लाइकोजन। तो क्या होगा, जो ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर है ये क्या करेगा? ग्लूकागोन उस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा ब्लड में क्या बनाएगा? शुगर। तो ये काम कैसे करता है तो इसको समझना। हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन, इस ग्लाइकोजन का ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। जैसे मान लो अपन उपवास है ना, व्रत कर रहे हैं, फास्ट हैं,
या किसी प्रकार की कोई ऐसी प्रोसेस जिस कारण से हम ज्यादा खाना नहीं खा पाए, हमारे शरीर में ऐसा कुछ नहीं पहुंचा जो ग्लूकोज बनाए, एनर्जी दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकागॉन, ये जो ग्लाइकोजन है जिसको हमने लीवर में स्टोर करके रखा है, इस ग्लाइकोजन को तोड़ देगा और ग्लाइकोजन के तोड़कर ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ाएगा, जिससे हमें एनर्जी करने के लिए ग्लूकोज मिलता है। ठीक, ग्लूकोज टूट गया, ग्लाइकोजन टूट गया, ग्लाइकोजेनेलिसिस इसको कह सकते हैं, है ना। पर्टिकुलर ऐसा टर्म तो नहीं है, पर आप फिर भी याद रखना, ग्लाइकोजेनेसिस लाइसिस इसे अपन कह सकते हैं। ठीक, ग्लूकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूट जाना, किसमें, ग्लूकोज में या ब्लड में, शुगर में टूट जाना। ग्लूकोज या शुगर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। ठीक, अब ये हार्मोन क्या करेगा, जब हमारी सेल या हमारी कोशिका जो है किसी भी काम को करने के लिए ग्लूकोज को लेती है, जैसे डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट था वो टूट गया, ग्लूकोज, हमारे शरीर में एक प्रोसेस हुई स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, और वो ग्लूकोज हमारी सेल में पहुंच गया। तो सेल का जो इनटेक करने की प्रोसेस है, ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, उसे ये हार्मोन कम कर देगा और सेल को कहेगा भैया तुम ग्लूकोज अभी मत लो, अभी ग्लूकोज को ब्लड में रहने दो, ब्लड में ज्यादा जरूरत है। तो ये दूसरा क्या काम करता है, सेल में ग्लूकोज के इनटेक को, ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण को, इनटेक करना या अंतर्ग्रहण करना, इनटेक अंतर्ग्रहण को कम करता है। ठीक, कम कर देता है भैया, ताकि सेल में ज्यादा ग्लूकोज ना जाए और ग्लूकोज किस में रहे, ब्लड में रहे। ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाए रखने का काम करता है, तब तो एनर्जी बनेगी और बाकी सब काम चलते रहेंगे। ठीक, तो जब भी इंक्रीज करने की बात आए, ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने की बात आए, तो उस स्थिति में जो काम करेगा वो क्या होगा, ग्लूकागॉन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, जिसे सभी लोग सुनते हो। ये जो हार्मोन है ये कहलाता है इंसुलिन। किसी के लिए भी नया नहीं है। दूसरा हार्मोन अपन पढ़ेंगे इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन के यदि काम में जाए तो ये ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है। इसका काम क्या है, ये हमारे ब्लड में शर्करा के स्तर, शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल जो है को कम करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। ठीक, तो सीधे सीधे याद रखना, बढ़ाना यदि पूछ ले तो ग्लूकागॉन बिना सोचे समझे, और कम करना यदि पूछ ले तो फिर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। अब इंसुलिन हमारे शरीर में ये काम कैसे करता है, तो पहले तो क्या करता है कि कोशिका में ग्लूकोज का इंटेक जो है, ग्लूकोज का अंतःग्रहण, जिसे अपन कहेंगे इनटेक, को बढ़ाता है। कोशिका कहता है भैया ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज रख लो, काम आएगा, तो उसको ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज क्या करता है, देने लगता है, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। ठीक है, पॉइंट इसका याद रखना। इंसुलिन की यह विशेषता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं हमारे शरीर में, जो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती हैं, इस सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता, या जिसे अपन क्या कहेंगे, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी को बढ़ाता।
पारगम्यता या परमेबिलिटी को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को या शुगर को वो क्या कर सके, इनटेक कर सके। उसके लिए रास्ता आसान बनाता है। सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ऐसा इतना वो क्या कर देगा, फ्लेक्सिबल कर देगा कि उससे ग्लूकोज टकराया और वो सीधे उसको पार करके पारगम्य झिल्ली से, परमेबल मेम्ब्रेन से, और सीधे सेल के अंदर चला जाए। तो उसके लिए उसको सेल की जो परमेबिलिटी है, पारगम्यता, उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि सेल की पारगम्यता को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो घबराना नहीं। सेल की पारगम्यता बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा कहलाता है, इंसुलिन। ठीक, चलिए इंसुलिन से संबंधित कुछ जो पॉइंट है वो अब समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। यदि मान लो कोई व्यक्ति है, कंडीशन समझो, पहले अपन कंडीशन लिखते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी। अब इंसुलिन की कमी है मतलब क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा और इस वजह से ब्लड में ग्लूकोज या जिसे अपन कहते हैं शुगर की क्या हो जाएगी, अधिकता। शुगर की यहां पर क्या हो जाएगी, अधिकता, क्योंकि उसकी मात्रा को कम करने का काम इंसुलिन का। अब भी अपन थोड़ी देर पहले देखें। अब इंसुलिन की कमी है तो वो सब काम नहीं हो पा रहे हैं कि इनटेक बढ़ जाए या कुछ प्रोसेस हो, कुछ नहीं हो पा रहा, तो ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता हो गई। और जब लंबे समय तक ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, बोलचाल में उसके लिए टर्म यूज होता है हाई ब्लड शुगर। जिसको घर की भाषा बोलचाल में शुगर कह रहे थे ना, हाई ब्लड शुगर, या जिसे कहा जाता है हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया, जिसे और बोलचाल में अपन क्या कहते हैं, डायबिटीज, या हिंदी में इसे अपन कहते हैं मधुमेह। डायबिटीज या ये क्या कहलाता है, मधुमेह। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति को डायबिटीज होता है उसको इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है, इंसुलिन की इंजेक्शन लगाता है। और डायबिटीज बहुत बढ़ जाए तो वो खाने में दोनों टाइम खाने के पहले इंसुलिन की इंजेक्शन लगाता है। इंसुलिन की इंजेक्शन उसको बाहर से लेना पड़ रहा है क्योंकि उसके शरीर में इंसुलिन कम है, और इंसुलिन कम है मतलब शुगर का लेवल ज्यादा है। वो खाना खाएगा, ग्लूकोज बदलेगा, ग्लूकोज तो और ब्लड में बढ़ जाएगा, इसलिए उसको इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का, ताकि ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा ना बढ़े। तो ग्लूकोज कम, ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता, हाई ब्लड शुगर, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज कहते हैं। अब डायबिटीज की बात निकली है तो एक पॉइंट याद रखना, वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस, ये मनाया जाता है 14 नवंबर। चिल्ड्रंस डे के दिन भैया बाल दिवस के दिन आपको याद रखना है। बाल दिवस अच्छा पहले याद रखते थे, अब कॉम्पिटिटिव लाइन में याद आ गए तो बाल दिवस छोड़ के अब क्या याद रख लो कि 14 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। ठीक, अब अगली कंडीशन, यदि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ब्लड में इंसुलिन की अधिकता है, इंसुलिन की अधिकता है, ठीक, दिमाग में तो आ ही गया होगा आपके। इंसुलिन की अधिकता है मतलब उसके ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का स्तर, ग्लूकोज या शुगर का जो स्तर है वो भी क्या हो जाएगा, कम, कम हो जाएगा। अब देखो,
जब ज्यादा था तो हाई ब्लड शुगर, अब शुगर का लेवल कम हो गया तो इसे अपन क्या कहेंगे, लो ब्लड शुगर। घर की भाषा में कहते हैं शुगर कम हो गई। बाकी थोड़ा अच्छा टर्म में जाओ तो ज्यादा था तो हाइपर, तो कम है तो क्या कहलाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो उसे होता है हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की अधिकता है तो ब्लड प्रेशर उसका कम हो जाता, सॉरी ब्लड शुगर कम हो जाता है, जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। बहुत अच्छे से इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये बहुत बार आता है, इससे कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको दिमाग में होना चाहिए दोनों कंडीशन। ठीक, चल अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा डायबिटीज की बात कर ले। डायबिटीज जब निकला ही है टॉपिक तो थोड़ी सी इसकी बात कर ली जाए। यदि मान लो कोई व्यक्ति जिसको डायबिटीज या मधुमेह है, समझ लो उसके साथ होने वाली कंडीशन क्या क्या रहेंगी। मान लो कोई व्यक्ति है जिसे डायबिटीज या जिसे मधुमेह बीमारी, मैं सिम्टम्स जो उससे रिलेटेड पॉइंट पेपर के हिसाब से है ना, वैसा आपको वो ठीक है नॉलेज हो जाएगी, कि अवेयरनेस हो जाएगी, लेकिन पेपर के हिसाब से कुछ पॉइंट या टर्म यूज कर रहा हूं मैं, वो आप समझना। तो डायबिटीज या मधुमेह है तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, मधुमेह या डायबिटीज है मतलब ब्लड में इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन की कमी है मतलब ब्लड में शुगर का लेवल या स्तर क्या है, ज्यादा है, इसलिए उसको अपन क्या कह रहे हैं, डायबिटीज। अब ऐसा व्यक्ति जिसको डायबिटीज है, डायबिटीज है मतलब उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है। अब ये ग्लूकोज की मात्रा जा रही है, ये जो ग्लूकोज है ये जा रहा है किडनी में फिल्टर होने के लिए। किडनी की मैकेनिज्म कार्यविधि अपन पढ़ चुके हैं, नेफ्रॉन, उसमें डीसीटी हिस्सा था ना, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये सब इनके एब्जॉर्प्शन को अवशोषण को संभालते थे। अब जब जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज शरीर में है तो हमारी जो किडनी है वो एक लिमिट तक इसका एब्जॉर्प्शन कर पाई। अब जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज है तो वो ग्लूकोज यूरिन के साथ शरीर से बाहर हो रहा है, और जब ग्लूकोज यूरिन के साथ शरीर से बाहर होता है तो उस स्थिति को या उस कंडीशन को अपन कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया शायद यूरिन पढ़ते समय पढ़े थे, याद नहीं मेरे को इतना, शायद पढ़े थे। ग्लाइकोसूरिया, ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज है उनके यूरिन में क्या रहता है, ग्लूकोज या शुगर उपस्थित हो, शुगर की मात्रा उपस्थित हो, तो उस स्थिति को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। इसलिए देखना जिसको वो रहता है डायबिटीज, उसके यूरिन का परीक्षण किया जाता है सबसे शुरुआती अवस्था पता लगाने के लिए। या आप कभी देखना कि यदि कोई व्यक्ति जिसको डायबिटीज है ना, डायबिटीज वाला व्यक्ति जब यूरिन करता है तो उसकी यूरिन में चींटी झूम जाती है। आप देखना ये बहुत हालांकि बहुत गंभीर स्थिति है, यदि ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उसको बहुत ज्यादा डायबिटीज है, बिल्कुल खत्म कहानी जैसा, लेकिन ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस यूरिन में क्या रहते हैं, ग्लूकोज, या वहां पर क्या रहता है, शुगर। अब ग्लूकोज या शुगर शरीर में जाता है तो बार बार उस ग्लूकोज को बाहर करना पड़ेगा, तो इस वजह से वो बार बार यूरिन के लिए जाएगा, जिसे कहा जाता है पॉलीयूरिया। बार बार, पॉली मतलब समझे, पॉली का मतलब होता है मैनिया, बहुत बार बार यूरिन का स्त्राव करना। अब जब बार बार यूरिन का स्त्राव होगा और उस यूरिन के साथ शरीर से बाहर ग्लूकोज चला जाएगा, यूरिन का स्त्राव करेंगे, ग्लूकोज और पानी शरीर से बाहर जा रहा है, तो व्यक्ति को किसका एहसास होगा, प्यास का। बार बार उसको ऐसा लगे कि बार बार प्यास लग रही है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, पॉलीडिप्सिन।
पॉलीडिप्सिन, अच्छा टर्म है, याद रखना। पॉलीडिप्सिन का मतलब होता है अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक प्यास लगना। पॉलीडिप्सिन होने लगेगा, उसको बार बार यूरिन जा रहा है तो शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो क्या होने लगेगा, उसको बार बार प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिन हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, जब बार बार वो यूरिन के लिए जा रहा है, प्यास लग रही, पानी पी रहा है, फिर यूरिन के लिए जा रहा है, तो उस व्यक्ति के यूरिन के साथ ग्लूकोज शरीर से बाहर जा रहा है, मतलब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई। और आपको याद हो तो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है जो भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। अपन पढ़ते समय पढ़े थे, ब्रेन पढ़ते समय, हाइपोथैलेमस भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। तो अब क्या होगा, बहुत सारा ग्लूकोज बाहर जा रहा है, तो अब हमारा शरीर हाइपोथैलेमस से कहेगा कि भैया ग्लूकोज कम हो गया, क्या किया जाए, ग्लूकोज कम हो रहा, कुछ करो। तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा और वो क्या करेगा, हमें भूख लगाने का एहसास करेगा कि भैया भूख लग जाए तो तुम खाना खा लो तो शरीर में ग्लूकोज पहुंचे। इसलिए आप देखना, जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो बार बार खाना खाते हैं, उनका बार बार मीठा खाने का मन करता है या उनको खाना खाने का मन करता है, जो चीज मना करो वही खाने का मन करता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज चाहते हैं, उनके शरीर में ग्लूकोज कम हो रहा है। इसलिए आप देखना, जिनको डायबिटीज होती है उनको डॉक्टर कहता है रुक रुक के ज्यादा खाना खाओ, इसलिए कहता है क्योंकि बार बार यूरिन सिक्रेशन हो रहा है, ग्लूकोज बाहर जा रहा है, वो खाएंगे, शरीर में ग्लूकोज बनेगा, फिर यूरिन के साथ बाहर चला जाएगा, तो शरीर में ग्लूकोज रुकेगा ही नहीं, वो बाहर चला जाएगा और उनको बस भूख लगती जाएगी, भूख लगती जाएगी, क्योंकि भैया हाइपोथैलेमस को भी तो शरीर को संभालना है ना। यदि सब ग्लूकोज बाहर हो गया तो शरीर काम कैसे करेगा। तो हाइपोथैलेमस हमें भूख और प्यास के लिए प्रेरित करता है कि भैया खाना खाओ पियो तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़े। वो बात ही बात है कि बढ़ता नहीं है, वो ग्लूकोज भी यूरिन के साथ बाहर हो जाता है। इस वजह से हमें बार बार क्या लगती है, भूख लगती है। भूख लगने की स्थिति को अपन क्या कहते हैं, पॉलीफेगिया, पॉलीफेगिया। बार बार भूख लगना, बार बार भूख लगना, ये सब शब्द इसलिए मैं लिखा रहा हूं दोस्त क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ लेगा कि पॉलीडिप्सिन का संबंध किस बीमारी से है, पॉलीफेगिया किससे रिलेट करता है, पॉलीयूरिया का क्या मतलब हुआ। ये जो टर्म आप सुन रहे हो ना, ये सभी टर्म जब आए तो आपको क्लिक कर देना है कि ये सभी का संबंध किससे होता है, डायबिटीज से, मधुमेह से। अब ये जो भूख और प्यास है, इन दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो इनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक, तो हाइपोथैलेमस भैया लगाता रहता हूं ताकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ते रहे। वो बात की बात है कि ग्लूकोज नहीं बढ़ता है ना। अब हाइपोथैलेमस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज नहीं बन रहा है। अब सेल कही कि भैया ये तो अति हो गई, हम हाइपोथैलेमस को कह रहे हैं हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा है। हाइपोथैलेमस का नहीं भैया, हम काम कर तो रहे हैं पर क्या करें, अब इतनी स्थिति खराब है कि जो ग्लूकोज आ रहा है वो यूरिन के साथ बाहर चला जा रहा है। अब जब ये स्थिति होती है, अब शरीर तो काम करना है भाई, और शरीर को काम करने की एनर्जी चाहिए। तो जब कंडीशन बहुत भयानक हो जाए कि ये सब हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो शरीर, ये कंडीशन यहां समझना, हमारा जो शरीर है ये वसा का पाचन करने चला जाता है। यहां वहां जो वसा स्टोर रहती है ना, स्टोर अपना शरीर में फैट रहता है, तो ये उस फैट को तोड़ने चला जाता है। जबकि सेल जो है, हर सेल के बस की बात नहीं है फैट को तोड़ना, उसके लिए पर्टिकुलर लाइपेज एंजाइम चाहिए। पहले लीवर से बाइल जूस, पित्त रस निकलेगा, जो उसका क्या करेगा, पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन करेगा। उसके बाद उस इमल्सिफिकेशन के बाद लाइपेज काम करेगा। जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन होता क्या है, शरीर की अलग अलग सेल उस फैट या वसा के पाचन के लिए जाती हैं, लेकिन उसका पाचन नहीं कर पाती। इस वजह से क्या होता है, शरीर में इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, वसा का क्या हो जाता है, अपूर्ण पाचन। और जब वसा का, क्योंकि न लाइपेज था न बाइल जूस था, पित्त रस खुद ही खुद हुआ, तो जब वसा का अपूर्ण पाचन होता है तो एक सब्सटेंस या एक पदार्थ बनता है जिन्हें अपन कहते हैं कीटोन बॉडीज।
ये जो कीटोन बॉडीज है ना, इसमें कीटोन वाले ग्रुप के सब्सटेंस रहते हैं, जैसे एसीटोन है ना, एसिटो एसिटिक एसिड है, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं। ये सबसे, अब ये इतने टॉक्सिक होते हैं, इतने जहरीले होते हैं कि इनको 100% शरीर से बाहर करना जरूरी है। यदि ये हमारे शरीर में, किडनी में या लीवर में हो गए ना, तो ये दूसरी बीमारियां करेंगी, तो इनको 100% शरीर से बाहर करना जरूरी है, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ये सभी कैसे होते हैं, टॉक्सिक, या ये सभी क्या होते हैं, जहरीले हमारे लिए। तो अब क्या करें भैया, इनको 100% बाहर करने के लिए किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, किडनी को बार बार काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, लगातार किडनी काम करती रहती कि भैया जो भी एसीटोन, पॉली एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड, जो भी कीटोन से रिलेटेड पदार्थ बनना है उसको बाहर करें। और लंबे समय तक किडनी में बहुत ज्यादा वर्कलोड पड़ने की वजह से क्या होता है, किडनी भी धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। इसलिए आप सुनना, जिनको डायबिटीज होती है, डायबिटीज होने के कारण उनकी किडनी खराब होने लगती है, यही कारण है, समझे क्या है, डायबिटीज ज्यादा है, ग्लूकोज जो है वो शरीर में यूरिन के साथ बाहर चला गया, हमारा शरीर बार बार ग्लूकोज की मांग कर रहा है, हम खाना खाएं लेकिन वो ग्लूकोज भी यूरिन के साथ बाहर, तो हमारे शरीर की कोशिका वसा को तोड़ने चले जाती है, वसा का अपूर्ण पाचन होता है, जिससे वेस्ट मटेरियल के रूप में कीटोन बॉडीज वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जिनको साफ करने के चक्कर में किडनी में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, किडनी को बहुत काम करना पड़ता है, और कुछ समय बाद किडनी फिर काम करना बंद कर देती है। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है इनको आप बहुत अच्छे से रख लें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सभी टर्म जो है ये डायबिटीज से रिलेट करते हैं, और आपको पता है डायबिटीज जो है आते ही है इनसे क्वेश्चन, और क्वेश्चन ना लिया है तो आपके डेली लाइफ में आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। डायबिटीज बहुत कॉमन बीमारी है, थोड़ा आपको उससे रिलेटेड नॉलेज रहेगा तो अच्छी बात है, थोड़ी जानकारी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर बन जाए, बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट करने लगे, दवाई गोली लिख दें, ऐसा नहीं, लेकिन एक अवेयरनेस, एक थोड़ी सी जागरूकता आपको होनी चाहिए कि कोई है तो उसको बता सके भैया डायबिटीज ऐसा गड़बड़ कर सकता है, थोड़ी ध्यान दें, ये ऐसा वैसा है ना। इसीलिए कोई नहीं तो घर में किसी को हो तो उसके काम आ जाएगा, नहीं बदल जाएगा, रास्ता में जा जाके बताने लगे, है ना। चलिए, अब ये यहां पर अपने ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों की स्थिति हो गई। तीसरा जो हार्मोन था, ये तीसरा हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। याद करो, ये जो सोमैटोस्टैटिन है, ये हार्मोन को अपन हाइपोथैलेमस में भी पढ़े थे। हमने कहा था हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, जो किसी भी चीज को पीयूष ग्रंथि में रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, और एक होता है इनहिबिटर हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि अब उस चीज को रोक दो। तो अपन ने पढ़ा था कि जो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो हमारी हड्डी को, उपास्थि, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन, इन सब की वृद्धि करता है, उस वृद्धि हार्मोन को रोकने के लिए जो हार्मोन है वो होता है सोमैटोस्टैटिन। तो वही नेचर इसका बरकरार है। सोमैटोस्टैटिन क्या है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक, ये क्या करता है, किसी काम को रोकता है, इनहिबिटिंग हार्मोन है। अभी भी ये वो वाला सोमैटोस्टैटिन है जो डेल्टा सेल से निकला। अब ये इनहिबिटर है, रोकने का काम तो करेगा, लेकिन किससे रोकेगा, तो याद रखेंगे ये रोकने का काम करता है, तो ये रोकेगा पहले तो किसको रोकेगा, ग्लूकागोन को। यदि ग्लूकागोन जरूरत से ज्यादा निकलने लगे तो उसको प्रोहिबिट करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इनहिबिट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तो उसका इनहिबिशन, उसको रोकना। फिर यदि इंसुलिन की मात्रा जरूरत से ज्यादा निकल गई तो इस इंसुलिन को भी संतुलित करना, बैलेंस करना, इसकी भी मात्रा को रोकना, इनहिबिशन करना या रोकना। ये काम जो करेगा ये कौन सा हार्मोन होता है, सोमैटोस्टैटिन। देख, रोकने का काम, वहां पर ग्रोथ हार्मोन को रोक रहा था जब हाइपोथैलेमस से निकल रहा था, और जब हमारे पैनक्रियाज से निकल रहा है तो पैनक्रियाज से ही निकलने वाले दो हार्मोन्स को रोक रहा है, रोकने से ही रिलेटेड है। सोमैटोस्टैटिन एक प्रकार का इनहिबिटिंग हार्मोन, ये याद रखो आप।
ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि पैनक्रियास में 3 एंजाइम है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। पैनक्रियास या अग्नाशय में 3 हार्मोन है, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टैटिन। तो 3 हार्मोन 3 एंजाइम, मतलब इससे हार्मोन भी निकलते हैं, एंजाइम भी निकलते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है मिक्स ग्लैंड। और साथ ही साथ हमने डायबिटीज जो डिसीज थी, मधुमेह, घर की भाषा में जिसे शुगर कहते हैं, इसे भी अपन ने विस्तार से पढ़ा। ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें। कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।